गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर लिया था। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कुल 7 या 8 कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन टर्म एक्चुअली में क्या होते हैं, है ना। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, रिकैप कर दूं उसको। फिर हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन को बताने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके, एक तो हम बताएं मास के रेफरेंस में, ठीक है, और एक हम बताएं वॉल्यूम के रेफरेंस में। अब वॉल्यूम वाला क्यों, मास वाला क्यों? तो भैया वॉल्यूम वाला जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। मास वाले कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, ये कह दूं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। फिर हमने कंसंट्रेशन के टर्म्स डिटेल्स में देखे। हमने देखा कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है, मास बाय वॉल्यूम हो सकता है, या मास बाय मास हो सकता है, और तीनों परसेंटेज थी। फिर हमने पढ़ा मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये चारों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी काम आते हैं और थ्योरेटिकली भी इनमें से कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा एक और कमाल की बात कि 12th बोर्ड की क्लास में, है ना, जब आप बोर्ड के पेपर देने बैठेंगे तो आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जहां तक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब तो इस साल नहीं आया है ना, बट पिछले साल आया था, उससे पिछले साल आया था। तो आपको कंसंट्रेशन टर्म्स अच्छे से आ जानी चाहिए। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। कल की क्लास में हमने 2 कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस किए थे, है ना। तो वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने एक लेक्चर में दोनों को बता दिया और कोई न्यूमेरिकल भी नहीं कराया था उनका, ठीक है। हमने पढ़ा था कल पीपीबी और पीपीएम, है ना। अब इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। मैंने आपसे कहा था कि जब हमारी लैबोरेटरी में यूज नहीं है इसका, पीपीएम और पीपीबी का, इसका यूज कब लिया जाता है, जब कोई सब्सटेंस ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। तब किसका यूज करते हैं हम, पीपीएम और पीपीबी का। पीपीएम का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज 10 टू द पावर 6 में से निकाली जाए, और पीपीबी का क्या मतलब होता है, जब कोई चीज 10 टू द पावर 9 में से निकाली जाए। क्लियर बात मेरी? मिलियन या बिलियन, ठीक है। मिलियन मतलब पीपीएम कर रहे हैं, ये कह दूं कि 10 टू द पावर 6 में से निकाल रहे हैं, और बिलियन मतलब 10 टू द पावर 9 में से निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब ये क्वेश्चन जो पहले कई बार कंपटीशन के एग्जाम्स में आया हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या है इसमें, है ना, देखेंगे। आसान सवाल है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे मोलरिटी से रिलेटेड, जो कि कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। मतलब उस टाइप का क्वेश्चन, वैल्यूज चेंज कर देता है, पर उस तरह का क्वेश्चन भी कंपटीशन में काफी बार पूछा गया है। साथ में आपकी लैब में भी वो बहुत काम आएगा। क्लियर इतना? ठीक है, तो शुरू करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का, है ना। सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, है ना, सपोज टू बी ए कार्सिनोजन। अब क्या कह रहा है सुनो, कि एक सैंपल है पानी का, उसमें क्लोरोफॉर्म पाया गया। अब ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है जानते हो? सर क्लोरोफॉर्म होता है, नाम सुना होगा सबने, हिंदी मूवीज देखते हो? हिंदी मूवीज कुछ बच्चे देखते होंगे, है ना। तो जो पुरानी मूवीज होती थी ना हिंदी में, तो जो विलेन होते थे, विलेन गुंडे, तो गुंडे क्या करते थे, रुमाल में दवा भरते थे, है ना, और एक्टर को या हीरो को, या फिर क्या कहते हैं उसको, हीरो की फैमिली के किसी मेंबर को रुमाल में सुंघा के और बेहोश कर देते थे। ऐसे भी होता था ना, है ना। तो उसमें वो जो दवा भरते थे ना, वो एक्चुअली में कौन सी मानी गई थी, क्लोरोफॉर्म। मतलब वो ऐसा दिखाते थे कि क्लोरोफॉर्म भरी है हमने, ठीक है। एक्चुअली में क्लोरोफॉर्म एक बेहतरीन दवा होती है जो बेहोश करने के काम में ली जाती है ना। डॉक्टर्स भी पेशेंट को बेहोश करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है ना, कभी कभी तो बेहोश करना पड़ता है कि दर्द ना हो पेशेंट को, है ना। तो पेशेंट को बेहोश करने के लिए पहले क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे, आजकल नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका जरा सा भी ज्यादा अमाउंट हो जाए, है ना, या पेशेंट की बेचारे की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, पेशेंट थोड़ा कमजोर है, तो थोड़ा भी ज्यादा अमाउंट होने पर क्लोरोफॉर्म का पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ना। शरीर आधे बेचारे का इलाज कर रहे थे और बेचारा मर गया, तो ये भी हो सकता है। तो इसीलिए आजकल क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं किया जाता, इसकी जगह दूसरे मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो ये चीज हमारे काम की नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब सुने क्या क्या है क्वेश्चन, समझो।
एग्जाम्पल है ड्रिंकिंग वाटर का, उसमें क्लोरोफॉर्म पाया गया और उसको क्या माना जाता है, कार्सिनोजन। अब कार्सिनोजन क्या होते हैं, जो कैंसर का रीजन होते हैं, है ना। कार्सिनोजन क्या होते हैं, जो कैंसर का रीजन होते हैं, ठीक है। अच्छा, द लेवल ऑफ कंटेमिनेटेड कंटेमिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए, बस अभी तक ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसका कंसंट्रेशन कितना है, 15 ppm, है ना। अब एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास और डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ CaCl3 इन द वाटर सैंपल। अब देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास वाटर सैंपल है, ठीक है। इस वाटर सैंपल में CaCl3 क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, तो भैया क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, सॉल्यूट। सवाल को फील करो, सवाल में सब कुछ है, क्वेश्चन में सब कुछ है, कुछ दे देगा डायरेक्टली, कुछ देगा इनडायरेक्टली, खोजना आपको ये, ठीक है। आदत बना लो, क्वेश्चंस में से एक एक चीज आपको खोजनी है काम की, ठीक है। आपने वो कर लिया तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। अच्छा, क्या कह रहा है कि भैया वाटर का सैंपल है, उसमें CaCl3 है, तो CaCl3 क्या हो गया आपका, सॉल्यूट। कोई दिक्कत वाली बात, वाटर क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट। बोलो क्लियर है बात मेरी, वाटर क्या है आपका, सॉल्वेंट, और इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, मुझे पता है सर, सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है वाटर सैंपल जिसमें क्लोरोफॉर्म है और वाटर है। क्लियर होती है बात मेरी। अब सर कितना क्लोरोफॉर्म है, कितना वाटर है, तो उसके लिए उसने एक लाइन लिख दी 15 ppm बाय मास। अब इसका क्या मतलब होता है 15 ppm का, कल समझाया था मैंने आपको, इसका मतलब समझ में आया होगा कल, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को खुद से ही कर लेंगे। 15 ppm का क्या मतलब होता है कि 15 ग्राम ऑफ, ध्यान से, 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, सॉल्यूट क्लोरोफॉर्म में भी बताया मैंने आपको, प्रेजेंट 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन। बोलो ये मतलब होगा कि नहीं होगा, अगर ये मतलब समझ में आया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, यही तो मतलब है ना। 15 ppm लिखा हुआ है बाय मास, बाय मास मतलब m/m है। कल मैंने आपको बताया था ppm बाय मास हो सकता है, बाय वॉल्यूम हो सकता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो यहाँ बाय मास दिया है तो दोनों का मैंने क्या दिया, मास। क्वेश्चन सुनो, 15 ppm मतलब 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में है, इसका मतलब यही है, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, यानी कि आपको इसको किस में बताना है, मास बाय मास परसेंटेज में। अब मास बाय मास परसेंटेज होती क्या है, बताया आप सबको, सर मास बाय मास परसेंटेज होती है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। हाँ है ना, यही तो होती है ना, मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, ऐसी तो निकलती है मास बाय मास परसेंटेज। अच्छा, सॉल्यूट का मास कितना है सर, 15 ग्राम, सही है। अच्छा, सॉल्यूशन का मास कितना है सर, 10 to the power 6 ग्राम, और मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, 100 से। बोलो क्लियर इतना, ठीक है। कोई समस्या यहां तक, तो 15 अपॉन में 10 to the power 6 into 100, ठीक है। अच्छा, 100 को मैं 10 to the power 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 to the power 6 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 15 into 10 to the power -4, हाँ या ना, और क्या है ये, परसेंटेज। अब खुद से सोचो बेटा, खुद से सोचो कि जब मैंने ppm निकाला तो वो आ रहा था 50, कुछ अच्छा लग रहा था सुनने में, देखने में, लिखने में, 15 ppm है ना, यानी कि 15 ग्राम 10 to the power 6 में। अब मैंने निकाला परसेंटेज कितना आया, देखो 50 into 10 to the power -4, और इसको जब नंबर्स में लिखोगे ना तो 0.12315%, ऐसे तो लिखा जाएगा। अब आपने जब इसको परसेंटेज में निकाला तो देखो जरा, यानी कि अगर ये 100 ग्राम होगा, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है कि अगर ये 100 ग्राम होता सॉल्यूशन तो उसमें CaCl3 कितना होता, 0.00015%। बोलो क्लियर होती है, इतना ग्राम, बात समझ में आई, ठीक है। अगर ये 100 ग्राम होता सॉल्यूशन तो क्लोरोफॉर्म इतना ग्राम होता, ठीक है। कितना अजीब लगता बोलने में, हाँ भाई कितना क्लोरोफॉर्म आया सर, 0.00015 इन 100 ग्राम। और एक मैं पूछूं, हाँ भाई ppm में कितना क्लोरोफॉर्म आया, तो क्या होगा सर, 15। बढ़िया लगेगा सुनने में, देखने में ना, कैलकुलेशन भी इजी होगी, उसको याद रखना आसान रहेगा, ठीक है। कंपैरिजन करना यहाँ आसान रहेगा, तो इसीलिए हमने एक बड़ा कंसंट्रेशन टर्म बना लिया विच इज ppm, ठीक है। और भी कम अमाउंट में होता तो pp भी काम में लेते। तो कल भी मैंने आपसे कहा था कि पॉल्यूशन वगैरह को ट्रेस करने के काम आता है, जो कि बहुत कम अमाउंट में होता है,
क्लियर इतना, ठीक है, शायद इसका एप्लीकेशन फील हुआ होगा, है ना। अच्छा, फिर बात आती है डिटरमाइन द मोलैलिटी, मिटा रहा हूं मैं इसको, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ CHCl3 इन द वाटर सैंपल। अब फिर से खुद से ट्राई करो, बाद में कराऊंगा मैं, तो खुद से ट्राई करो जल्दी से, खुद से किया, खुद से ट्राई। चलिए तो मैं करता हूं इसको, क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ CHCl3 इन द वाटर सैंपल। अब आपको मोलैलिटी निकालनी है। सर मोलैलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, W ले लें, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और अगर ये हो ग्राम में तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1000 से, है ना। ग्राम में ही तो खेल खेल रहे हैं हम, ये हमें पता है 15 ग्राम प्रेजेंट है कितने, 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में, तो ग्राम में खेल खेल रहे हैं तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन, सर क्लोरोफॉर्म, मोल्स तो है नहीं इसके, निकाल लो। अरे भाई मोल क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, मास कितना गिवन है क्लोरोफॉर्म का, 15 ग्राम, है ना। इसका मतलब समझो, अभी लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले कि 15 ग्राम CHCl3 प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन। बोलो हाँ है ना, इसका मतलब समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 15 ppm मतलब क्लोरोफॉर्म कितना है, 15 ग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया सर, 15 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकाल लेना, 119.5 होता है। अब तो आप डायरेक्ट याद रखें, इसका मोलर मास तो ज्यादा बेटर है क्योंकि काम आता है ना। तो 119.5 होता है इसका मोलर मास, निकाल लोगे, बता देता हूं मैं फिर भी, 12 + 1 + 35.5 क्लोरीन का, तो 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 कैलकुलेट कर लेना, 119.5 आएगा, ठीक है। तो 119.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सुनो, ये किसका मास है, सॉल्यूशन का, ये किसका मास है, सॉल्यूट का, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा सर, W ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू 10⁻6 - 50। अब खुद से सोचो, ये 10⁻6 के तो बराबर आएगा लगभग। अरे 10⁻6 इज अ वेरी बिग नंबर, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, 10⁻6 इज अ वेरी बिग नंबर। आपके पास 10 लाख रुपए, या ऐसा कह दूं आपके पास 10,15,000 रुपए, है ना, 10,15,000 रुपए। तो आप उन 15 रुपए को नेग्लिजिबल नहीं मान सकते क्या, केवल इतना बोलो तो भी अच्छा लगेगा ना, तो ज्यादा अच्छा लगेगा शायद कि आपके पास 10 लाख रुपए। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। तो सुने ध्यान से, इसके सामने ये बहुत छोटा अमाउंट है। आप जब इन दोनों को घटाओगे तो घटाने के बाद क्या आएगा, 9 लाख और 85 कुछ ऐसे आएगा, 9,99,985, है ना, ये आएगा ना, 9,99,985, बड़ा तगड़ा नंबर हो गया, ठीक है। तो ये आएगा, उसको लगभग आप अप्रोक्सीमेशन करोगे तो 10 लाख के बराबर मान सकते हो, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर आप एक्यूरेट आंसर निकालना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्यूशन का है ये मास, पर लगभग बराबर आएगा सॉल्वेंट के मास के, तो मैंने इसको कितना रख दिया, 10⁻6 विल बी मल्टीप्लाई बाय 1000। ये क्या हो गया, इसकी मोलैलिटी। मुझे स्मॉल m से लिखना चाहिए था, आई एम सॉरी, तो मैंने स्मॉल m से लिख दिया इसको, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी मोलैलिटी। क्लियर इतना, बहुत बढ़िया। चलिए अब मिटा रहा हूं मैं इसको, आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, आज की क्लास के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन क्या है कि मोलैलिटी निकलवाई है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैलिटी। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले नहीं कराया था। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन obtained on mixing first 100 ml of 0.2 m H2SO4 with 50 ml of 0.1 m HCl। तो पहले खुद से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, किया, करने जा रहा हूं मैं इसको, खुद से ट्राई किया। चलिए बहुत बढ़िया, देखें अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलैलिटी बतानी है आप लोगों को, बताएंगे सर क्या कर रहे हैं। ऑब्टेन और मिक्सिंग, मिक्स किया गया है किस किस को, 100 ml 0.2 m H2SO4 को। समस्या हो गई, मतलब क्या कह रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, सुनो क्या कह रहा है,
एक कंटेनर है, कंटेनर में आपके पास सॉल्यूशन है कितना 100 ml, कितना सॉल्यूशन है 100 ml, है ना। वॉल्यूम कितना है इसका 100 ml, और इसके मोलरिटी कितनी है 0.2 है, मोलरिटी गिवन है इसकी सॉल्यूशन की। ये इसको कहा मैंने सॉल्यूशन 1, क्लियर है बात मेरी। अच्छा फिर कह रहा है कि आपके पास एक दूसरा सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन कितना है 50 ml, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत तो आएगी अभी। कितना है सॉल्यूशन 50 ml, और कह रहा है कि इसकी मोलरिटी कितनी है 0.1 है, ठीक है, HCl का है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन सुनो कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड और मिक्सिंग, कि इन दोनों को मिलाया, मिलाने पर एक नया सॉल्यूशन बनेगा, सही बात है। अरे दोनों को ऐड किया तो ऐड करने पर एक नया सॉल्यूशन बनेगा, बोलो क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है बिल्कुल बनेगा सर। अब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, क्या आप बता सकते हो? सर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा V प्लस V, या कहते हैं इसको V1, इसको कहते हैं V2, तो V1 प्लस V2 कितना होगा इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम, मैं V3 मान लेता हूं, कितना 150 ml होगा या नहीं होगा, इतना फील हो जाना चाहिए। V1 कितना है 100, V2 कितना है 50, दोनों को ऐड किया तो V3 आया 150 ml, क्लियर इतना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मुझे बात बताओ कि निकाली कैसे जाए इसकी मोलरिटी, मोलरिटी होती क्या है, ये मैं मिटा रहा हूं, है ना। यहां से एक बात फील हुई आपको, एक बात फील हुई है ना, मैं यहां पर वैल्यूज लिख दे रहा हूं वापस से, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो एक बात फील हुई कि V1 कितना है 100 ml, है ना, V2 कितना है सर 50 ml, ठीक है, और V3 कितना है सर V1 प्लस V2, और वो कितना आ जाएगा 150 ml। मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम आया उसको V3 कह रहे हैं। M1 कितना है सर, M1 है अपने पास 0.2, क्लियर हो गई बात मेरी। M2 कितना है सर, M2 है अपने पास 0.1, और M3, अब सुनो, जब दोनों को ऐड किया सॉल्यूशन का वॉल्यूम बदला, मोलरिटी भी बदलेगी, हाँ या ना, बिल्कुल बदलेगी। मुझे पता ही नहीं है कितनी है, तो मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क, और एक्चुअली में पूछी भी यही है कि कैलकुलेट द मोलरिटी, दोनों को मिलाने के बाद मोलरिटी क्या होगी, इसको मैंने क्या लिख दिया M, ठीक है। अच्छा मोलरिटी होती क्या है, ध्यान से सुनो, मोलरिटी क्या होती है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सर आप इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे 1000 से, क्यों, ये ml में होगा हमारा, ml में आ रहा है नहीं, ठीक है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा अब सर मेरे पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाए सॉल्यूट के तो मैं काम कर दूंगा। क्या आप यहां से फर्स्ट सॉल्यूशन में H2SO4 के मोल कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, क्या आप यहां से M1 और V1 से N1 कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल कर सकते हो। अरे सुनो ना, सुनो फर्स्ट केस में मैंने कहा कि M1 will be is equals to N1 by V1, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000, बोलो क्लियर। अच्छा N1 कैलकुलेट करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है N1, कर लेते हैं। M1 कितना है आपके पास, M1 है सर 0.2, N1 कैलकुलेट करना है, V1 कितना है सर 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, ठीक है, ये क्या आएगा 0.2 is equals to N into 10, बोलो क्लियर है, या मैं कह दूं N is equals to 0.2 by 10, बोलो क्लियर होती है बात की नहीं होती सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आ जाएगा 0.05 मोल, कितने मोल आ जाएंगे 0.05 मोल, किस केस में, जब ये दोनों सॉल्यूशन बना रहे हैं। अच्छा फिर एक और सॉल्यूशन है आपके पास, यहां नीचे कर दे रहा हूं उसको भी, एक और सॉल्यूशन है आपके पास, मैं यहां इसके लिए लिख दूं M2 is equals to N2 upon में V2, लिखूं कि नहीं लिखूं, मल्टीप्लाई कर दो किससे 1000 से। अच्छा M2 कितना है सर, M2 है मेरे पास 0.1, हाँ कि ना सर, बिल्कुल है। N2 कैलकुलेट करना है, V2 कितना है 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, 0 से गया 0, 5 एकम 5, 2 0, तो ये आया N2 is equals to 0.1 by 20, बोलो क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है, इतना कोई समस्या यहाँ तक, ये सही किया, कैलकुलेट, आई एम सॉरी ये गलत किया, 0.02 आएगा ना, 10 दूनी 20, हाँ 10 दूनी 20 सही है। एक मिनट, पॉइंट हटाया 0 लगाया, ठीक है, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 1/50, 5 दूनी 10, ठीक है, 0.02 मोल। अच्छा यहाँ देखो ये आएगा 0.05,
कितना आएगा 0.052। तो n2 निकाल लिया आपने, ठीक है, n1 निकाला, n2 निकाला। अच्छा एक बात बताओ, इस सॉल्यूशन में जब V3 वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? कंसेप्ट समझना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? सर इन दोनों को मिलाने पर सॉल्यूशन बना है तीसरा वाला, तो इसके मोल प्लस इसके मोल। अरे भाई मैंने कहा कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? n3। अब n3 कितने होंगे? सर n1 प्लस n2। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? बोलो हाँ कि ना। अरे भाई n3 कितने होने चाहिए? सर n1, यहां से मोल निकालो, यहां से मोल निकालो, वो क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन के जो तीसरा सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाया मिक्स करने पर उसके मोल। क्लियर होती है बात मेरी? अब सुनो, मैंने कहा कि m3 विल बी इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, n3 अपॉन में v3 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आपके पास n3 है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, n3 आ जाएगा। आपके पास v3 है, अरे दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दो, v3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना 1000 से, आपके पास थर्ड सॉल्यूशन की मोलरिटी भी आ जाएगी। क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग मुझे कैलकुलेट करके इसका आंसर भेजेंगे, ठीक है, सब भेजेंगे। अच्छा अब इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मेलिटी पर भी आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मेलिटी पर भी आ सकते हैं। वो कह देता कि आपके पास 100 ml है, 100 ml है 0.2 NH2SO4 का और 50 ml ऑफ 0.1 NaCl का, ठीक है। तो यहाँ से आपसे मिक्स करने के बाद नॉर्मेलिटी पूछ सकता था, है ना, या हो सकता था कि मोलरिटी देके नॉर्मेलिटी पूछता। मैंने मोलरिटी देके नॉर्मेलिटी निकालना सिखाया है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। अच्छा तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स थी, ठीक है, जितनी भी हमारे काम आनी थी हमने वो सारी पढ़ ली है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में 4 कंसंट्रेशन टर्म्स दी हुई है बस, ठीक है, केवल 4। मास बाय मास परसेंटेज गिवन है, एक मोलरिटी गिवन है, एक मोलरिटी गिवन है और एक मोल फ्रैक्शन गिवन है। एनसीईआरटी में 4 है और काम सारी आएंगी आपके, यहाँ से किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हो गई बात नहीं? ठीक है। अच्छा इस चैप्टर में हमने सबसे पहले मोल कंसेप्ट पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने मोल कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ी, स्टाइकियोमेट्री की प्रॉब्लम पढ़ी, नॉन स्टाइकियोमेट्री प्रॉब्लम पढ़ी, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़े, एम्पिरिकल फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन, कंसंट्रेशन टर्म्स जो अभी खत्म किए हम लोगों ने, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी बातें बची हुई हैं, छोटी छोटी बातें जैसे सर बचा हुआ है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना, कल भी बात की थी कि बचा हुआ है वो आपका, है ना, वो आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, ठीक है। फिर भी हम एक बार केमिस्ट्री में उसको पढ़ेंगे, ठीक है, पर वो हम पढ़ेंगे हमारी क्लास में, ठीक है, लाइव क्लास में। और इसके अलावा कुछ लॉज भी बचे हुए हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। उन लॉज में से क्वेश्चन नहीं आता पर फिर भी हमें पढ़ने तो ही, ठीक है। तो उन लॉज को और यूनिट्स एंड मेजरमेंट को हम पढ़ेंगे थोड़ा बाद में, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, वो भी बचे हुए हैं। तो इनको छोड़ दें भैया, है ना, मैं करवा दूंगा इनको। आप अब इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करें, पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें, यहाँ से कोई चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए जितनी मैंने करा दी है। अपने नोट्स में से एनसीईआरटी पढ़ें और कोई अगर और बुक है आपके पास, है ना, कोई रेफरेंस बुक है या क्वेश्चंस के लिए कोई बुक लेके आए हो आप, तो उसमें से जितना हो सकता है क्वेश्चंस लगाएं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतने ज्यादा ये कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो पढ़ाई करें, है ना, कोई भी डाउट होता है आप मेरे से पूछें। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, प्रीवियस ईयर आए हुए कुछ क्वेश्चंस आपको वर्कशीट की फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। वो आपको अपनी कॉपी में नहीं करने हैं, वो केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आपको करना है खुद से, और प्रॉब्लम आती है तो पूछना है। क्लियर होती है बात मेरी? थैंक यू।